हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्वेस्ट विद केशव। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचडीबी फाइनेंशियल का जो आईपीओ हमारे सामने आया है उसको लेके। तो आप देख रहे हो कि किस तरीके से अनलिस्टेड मार्केट में इस स्टॉक का जो प्राइस था और जो आईपीओ के अंदर इसका प्राइस आया है उसमें लगभग 40% का कहीं ना कहीं नीचे गिरावट देखने को हमें मिल रही है। अगर मैं प्राइस वाइज आपसे बात करूं तो अनलिस्टेड मार्केट में बिफोर द आईपीओ जो प्राइस चल रहा था कुछ 12-1250 रुपए के आसपास चल रहा था, और अभी जो प्राइस बैंड आप देख रहे हो आईपीओ के अंदर जो कंपनी ने अनाउंस किया है वो है 700 से लेकर 740 के बीच में। तो 40% का कहीं ना कहीं डिस्काउंट ग्रे मार्केट प्रीमियम के अंदर इसे हमें देखने को मिला है। और इससे क्या लेसन हमें सीखना चाहिए वाइल इन्वेस्टिंग इन अनलिस्टेड सिक्योरिटीज। आपने काफ़ी ज़्यादा जो मार्केटिंग होती है जब अनलिस्टेड मार्केट्स में कोई भी स्टॉक होता है, जैसे एक चेन्नई सुपर किंग एक स्टॉक था, अभी फिलहाल एक काफ़ी ज़्यादा हाइप चल रही है जो ऑलरेडी एक एक्सचेंज है जिसके ऊपर हम ट्रेड करते हैं, उसकी भी काफ़ी मार्केटिंग करी जा रही है। और अगर आप समझ गए हैं मैं किस स्टॉक की बात कर रहा हूं तो मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं। तो अनलिस्टेड मार्केट में इस तरीके की चीज़ें जो होती हैं उसमें क्या क्या रिस्क होते हैं और इतना रिस्क लेके आप स्टॉक को बाय करते हैं, और किसी भी प्राइस पे सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग की वजह से उस स्टॉक को बाय कर लेना कितना गलत हो सकता है, इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं बेसिकली एचडीएफसी फाइनेंशियल का बेसिक बिजनेस क्या है और क्या ये कंपनी करती है। तो एचडीएफसी फाइनेंशियल जो है बेसिकली एचडीएफसी बैंक की एक तरीके से एनबीएफसी है। और क्योंकि इशू इंडिया के अंदर ये है कि बेसिकली जब भी आप कोई बैंकिंग कंपनी होते हो तो आपको एक सस्ता डिपॉजिट मिल पाता है। सस्ता डिपॉजिट से मेरा मतलब है बेसिकली जो का और सा होता है, मतलब जो सेविंग अकाउंट में जो पैसा लोग डालते हैं और करंट अकाउंट में जो लोग पैसा डालते हैं, क्योंकि करंट अकाउंट में जो बैंक होता है उसको ब्याज नहीं देना पड़ता, और जो सेविंग अकाउंट होता है वहां भी उसका बहुत मिनिमम ब्याज होता है। आज की डेट में जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो लगभग 2-2.5% के आसपास ही देना पड़ता है। तो एक सस्ता कर्ज आपको मिल जाता है और इसको आप महंगे रेट के ऊपर 8, 9, 10, 12% पर्सनल लोन तो थोड़ा ज़्यादा भी हो जाता है, आप वहां पर लेंड करते हैं और बीच का स्प्रेड खाते हैं। यही बैंकिंग का बिजनेस मॉडल होता है। तो बैंकिंग के अंदर लेकिन दूसरा जो आपको रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के अंदर इसमें जो चीज़ें पूरे करनी होती हैं, एक होता है सीआरआर और एसएलआर। तो आप अगर देखेंगे तो इंडिया में भी जैसे भी पीछे सीआरआर हमारा कम भी हुआ, तो एसएलआर जो आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के रूप में मेंटेन करना पड़ता है, मतलब जितना डिपॉजिट आपका होता है एज ए बैंक, उसमें से ये दो चीजें जो होती हैं बेसिकली आपको एज ए रिजर्व रखनी पड़ती हैं आरबीआई के साथ। तो जो आप 100 रुपए लेट से आपके पास डिपॉजिट था, तो ये सारी चीजें हटाने के बाद लगभग लगभग 75 से 80 रुपए ही आपके पास बचते हैं टू लेंड, मतलब जिसके ऊपर आप एक्चुअल में पैसा मार्केट में जो लेंड करने के लिए दे पाएंगे। तो एक्चुअल में आपको जो इंटरेस्ट देना है वो बेसिकली आप 100 रुपए पे दोगे, लेकिन जो आप एक्चुअल जो आपका पास एक तरीके से रॉ मटेरियल है काम करने के लिए वो सिर्फ 80 रुपए ही मिलता है। तो अब इसकी वजह से होता क्या है कि बहुत सारे बैंक्स एनबीएफसीज बना लेते हैं अपनी, क्योंकि एनबीएफसीज के अंदर ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि एनबीएफसी के अंदर आपको जो कर्ज होता है वो बेसिकली थोड़ा महंगा मिलेगा, लेकिन आप 100 रुपए के 100 रुपए कहीं ना कहीं आप मार्केट में डिप्लॉय कर पाएंगे, मतलब मार्केट में आप उसको लेंड कर सकते हैं। तो थोड़ा सा बिजनेस वायबिलिटी वाइज थोड़ा ज्यादा बेटर मीडियम हो जाता है एनबीएफसी, और वहां पर आपकी कोई ऐसी कोई रूल नहीं है कि बेसिकली जैसे बैंकिंग के अंदर आप देखोगे तो आपको 40% के आसपास अपना प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में पैसा डालना पड़ता है, जबकि एनबीएफसी के अंदर ऐसा नहीं है। आप किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर बेस्ड एनबीएफसी बन सकते हैं, किसी एक पर्टिकुलर ऐसा सेक्टर जिसमें सिर्फ आप ऐसी एनबीएफसी हो सकते हैं जो शायद सिर्फ सिर्फ उस सेक्टर में ही लैंड करती हो। तो इस तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी हमें एनबीएफसी के अंदर मिलती है, और सेम केस इसलिए आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ दी जो बैंक्स हैं उन्होंने अपनी इस तरीके की सब्सिडरी बनाई हुई है। अब यही मॉडल है बेसिकली एचडीएफसी फाइनेंशियल का, इसमें ये होम लोन और डिफरेंट तरह के लोन करते हैं। और जो इसका प्रीमियम आप देख रहे हो कि बेसिकली ग्रे मार्केट में जो अनलिस्टेड में इसके शेयर्स काफी टाइम से चल रहे थे, काफी ज्यादा उसकी हाइप भी थी, और काफी सारे लोगों को इसका माल चिपकाया गया पिछले 4-6 सालों के अंदर, और लगभग हर जगह इसकी प्रमोशन हुई और लोगों ने भी काफी महंगे प्राइस पे, क्योंकि मैं ये नहीं बोल रहा यहां पर कि अनलिस्टेड मार्केट के अंदर कोई भी अगर आप स्टॉक लेते हैं तो वो गलत होता है या फिर वो जो भी है, मतलब मैं आपको कोई रिकमेंड नहीं कर रहा कि आप बाय करें या सेल करें अनलिस्टेड मार्केट में, बट आप किस प्राइस पे कोई भी चीज ले रहे हैं अगर आप उस तरीके से समझें तो बेसिकली वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी कुछ बाय करते हैं तो उसका आप क्या प्राइस पे कर रहे हैं। जैसे वॉरेन बफे भी बोलते थे, प्राइस इज व्हाट यू पे एंड वैल्यू इज व्हाट यू गेट। तो आपको क्या प्राइस पे क्या वैल्यू मिल रही है। अब आप इस वीडियो में अगर मैं आपसे बात करूं, आप देखो जो लिस्टेड प्लेयर ऑलरेडी हैं इस स्पेस के अंदर, एल&टी फाइनेंस है हमारे पास, मुथूट के आप देखोगे एनबीएफसी है, बजाज फाइनेंस है जो बड़ा कहीं ना कहीं एक एनबीएफसी है इंडिया में, आई थिंक 5 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। और इसकी अगर बात करोगे आप एचडीएफसी फाइनेंशियल की, सिर्फ और सिर्फ की एचडीएफसी बैंक की ये सब्सिडरी है,
इस वजह से इसको बहुत ज्यादा हायर प्रीमियम देना भी सही नहीं है। मैं दो कंपैरिजन आपको बताता हूं। जो अनलिस्टेड में इसका जो वैल्यूएशन चल रहा था, अगर आप 1200 के प्राइस के हिसाब से इसका वैल्यूएशन निकालेंगे तो लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास आएगा। और अभी जो आईपीओ आने जा रहा है वो आ रहा है लगभग 60,000 करोड़ के आसपास। तो मतलब 40% का मोटा मोटा डिस्काउंट आपको इसके अंदर मिल रहा है। अब जिसने 1200 रुपए के ऊपर ले लिया वो तो फंस गया है यहाँ पे, क्योंकि उसको तो एक तरीके से 40% का डे वन पे नुकसान होगा कि अगर या तो ये फ्लैट भी खुल गया या अगर थोड़ा बहुत प्रीमियम पे भी खुल गया तब भी उसको 30 से 40% का नुकसान होने वाला है। और जो इंसान नया पैसा लगाना चाहता है और इस उसमें रहते हैं बहुत सारे लोग कि मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए पैसा लगा रहा हूं कि मेरे को लिस्टिंग गेन मिल जाए, तो मेरे हिसाब से इस कच्चे लालच में आपको नहीं आना चाहिए। आपको समझना चाहिए कि कंपनी के क्या फाइनेंशियल्स हैं, आप क्या प्राइस उसको पे कर रहे हैं, क्या वैल्यू के हिसाब से आप उसको चीजें पे कर रहे हैं। मेरे हिसाब से सेम इसी वैल्यूएशन पे आपके सामने और बहुत सारी कंपनीज हैं जो इससे सस्ते प्राइस में आपको मिल रही हैं, आप अपना चेकआउट कर सकते हैं। बट आप ये देखिए कि किस तरीके से अनलिस्टेड मार्केट के अंदर हाइप बना के मार्केटिंग करके इस तरीके से रिटेल इन्वेस्टर हमेशा फंस जाता है, जिससे आई होप इस वीडियो के बाद कुछ मैसेज पहुंच पाएगा कि आपको अनलिस्टेड मार्केट में भी काफी ज्यादा ध्यान रखना होता है चीजों को लेके। उसके अलावा अगर आपसे बात करूं बेसिकली इस स्टॉक के बारे में, तो ओवरऑल इट्स ए गुड कंपनी, अच्छी कंपनी है। एचडीएफसी बैंक का एक तरीके से आप मान लीजिए बैकिंग है। बट इसको एक बार लिस्ट होने देते हैं, मतलब इतनी भी क्या जल्दी है। अगर आप एक आईपीओ में कुछ 10 12 15 स्टॉक जो भी उसका लॉट साइज है उतना मिल भी गया आपको, तो बहुत छोटा प्रॉफिट आपको होने वाला है। तो आप कोई भी आईपीओ आए आपको बहुत अच्छा लग रहा है, उसको एक बार लिस्ट हो जाने दीजिए। आप एक बार वो लिस्ट हो जाएगा, लिस्ट होने के बाद उसकी परफॉर्मेंस हर 3 महीने में आपके सामने आएगी, चीजें थोड़ी बेटर क्लियर होंगी। ऐसा तो नहीं होगा कि आज कोई 20 रुपए का स्टॉक है, कल को वो एक ही दिन में 2000 होने वाला है। ऐसा नहीं होता। धीरे 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 जैसे जैसे कंपनी की परफॉर्मेंस आती है वैसे वैसे स्टॉक प्राइस इंक्रीज होता है। तो एक दिन में कोई गाड़ी नहीं छूटने वाली ओवरनाइट। आप ऐसा मत सोचें कि मैं किसी स्टॉक के अंदर पैसा इन्वेस्ट करूंगा और मैं ओवरनाइट कुछ ना कुछ ऐसा चमत्कार हो जाएगा कि करोड़ों रुपए का आपको प्रॉफिट होने वाला है। धीरे 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 चीजें होती हैं। आप उस चीज में बिलीव रखें, किस चीज के आप कितने पैसे दे रहे हैं और क्या कंपनी के फाइनेंशियल उस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या कंपनी की जो ग्रोथ है क्या उस चीज को सपोर्ट कर रही है। अगर ऐसा नहीं है तो वहां से आपको एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, आपको वहां से जरूर बचना चाहिए। यही इस वीडियो में शेयर करना चाहता था। हर बार लोग इस तरीके से फंस जाते हैं। पीछे हमने देखा वो बसीन जी वाला भी मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें भी किस तरीके से लोगों को का कहीं ना कहीं पैसा जो होता है हार्ड एंड मनी होता है लूज होता है। अब ये एक नई तरीके की चीज हमारे सामने आ रही है। और कितना रिस्क लेते हैं आप अनलिस्टेड मार्केट में वाइल बाइंग दिस शेयर। उसमें आप एक तरीके से किसी ब्रोकर के थ्रू जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मीडियम है, एक रिस्क भी होता है। तो इतना रिस्क लेने के बाद भी अगर इस तरीके की चीजें होंगी तो क्या फायदा। आपका क्या व्यू है इसके ऊपर कि आपको क्या लगता है कि किस तरीके की परफॉर्मेंस आने वाली है कंपनी में, मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। और अगर कुछ भी वैल्यूएबल लगा हो तो चैनल को जरूर लाइक करके जाइए और सब्सक्राइब करके जाइए, ताकि आपको इस तरीके के इंपॉर्टेंट वीडियोस रहे। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के कुछ नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय हिंद।